तो इस चैप्टर में मैंने पढ़ाना क्या क्या है मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ बिल्कुल से। मुझे टिश्यूज पढ़ाने हैं। टिश्यूज में से जो मस्कुलर टिश्यू है वो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ाऊंगा। जो नर्वस टिश्यू है वो जो आपका नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर है फिजियोलॉजी का उसमें पढ़ाऊंगा। जितना भी सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है ब्लड का पूरा पार्ट में सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाऊंगा। दैट मीन्स कि आज मैं इस चैप्टर को फिनिश कर दूंगा 1.5 आवर्स में। हाँ दैट्स इट। नहीं एनिमल्स में जो कॉकरोच आपका है कॉकरोच नेक्स्ट लेक्चर पे होगा पर जो टिश्यू वाला पार्ट है वो पूरा फिनिश हो जाएगा आज। मोस्ट ऑफ द पार्ट आपका मैंने पहुंचा दिया हुआ है जहां जहां पे वो हैं एक्चुअली एनसीईआरटी में। तो बाकी रिमेनिंग नेक्स्ट लेक्चर पे सारे लोग आप एनसीईआरटी लेके आओगे क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि मैं कॉकरोच बना बना के यहाँ पे जो है आपको पढ़ाता रहूं। नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो बच्चे बात करना बंद करो नहीं तो हड़का दूंगा बहुत बुरी तरीके से। ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। और ये आपका मल्टी सेलर। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म हटा लो बेटर है तो ऑर्गेनिज्म ही पर एनिमल लिखोगे क्योंकि चैप्टर एनिमल पढ़ रहे हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको भी एनिमल कर दो एनिमल। तो यहाँ पे जितने भी फंक्शन है आपका ठीक है वो सिंगल सेल परफॉर्म करती है। चाहे वो डाइजेशन हो चाहे वो एक्सक्रीशन हो चाहे रेस्पायरेशन हो जो भी फंक्शन है ठीक है यहाँ पे सिंगल सेल परफॉर्म करती है। बट जब तक ये सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म है एनिमल है तब तक ये सारी चीजें इसमें सिंगल में हो रही हैं ठीक है। डाइजेशन उसके अंदर जाके हो सकता है उसके बाहर हो सकता है मतलब एक्स्ट्रा एंड इंटरसेलर दोनों पॉसिबल है। एक्सक्रीशन करेंगे तो जो इसकी सेल सरफेस है ठीक है सेल मेम्ब्रेन उससे हो सकता है। रेस्पायरेशन भी बाय डिफ्यूजन ठीक है इसकी मेम्ब्रेन से होगा। बट जैसे ही मल्टी सेलुलरिटी आ गई मल्टी सेलुलरिटी में क्या हुआ कि सेल से कुछ जो है कॉम्प्लेक्स चीजें बनना स्टार्ट हो गई। अब ये आपको पता है बहुत अच्छे से जानते हो पहले भी बता चुका हूं कि सेल्स जो है ग्रुपिंग करके क्या बनाती हैं टिश्यूज बनाते हैं ठीक है। और टिश्यूज जो है आपके ग्रुप करके क्या बनाते हैं ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन से फिर आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम आने की वजह से यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर आ जाता है ठीक है। मतलब कहने का कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो जब ऑर्गन सिस्टम डेवलप हुआ ठीक है इंटरेक्शन से बाय इंटरेक्शन ऑफ सेल्स और टिश्यूज और ऑर्गन जब ऑर्गन सिस्टम डेवलप हुआ तो हर एक जो फंक्शन है उसको एक डिफरेंट ऑर्गन्स पूरा ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म करने लगा ठीक है। और यहां से ये ऑर्गन सिस्टम सारे किसके अंदर प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है ठीक है। ये जो आपके ऑर्गन सिस्टम है ये ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट है। इन ऑर्गन सिस्टम की वजह से इस ऑर्गेनिज्म को अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी मिल गई ठीक है कि वो जो है सारे के सारे फंक्शन इस ऑर्गन सिस्टम की हेल्प से परफॉर्म कर सकता है जितना उसको रिक्वायर्ड है। अब देखो यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में दैट मीन्स कि इसमें डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है टू परफॉर्म सेपरेट फंक्शन या पर्टिकुलर फंक्शन ठीक है। जबकि यहाँ पे सिंगल सेल वही सारे परफॉर्म कर रही है वही सारे फंक्शन यहाँ पे सिंगल सेल परफॉर्म कर रही है। जबकि मल्टी सेलुलर एनिमल्स में क्या हुआ कि जो है सेल से टिश्यू टिश्यू से ऑर्गन ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम डेवलप हुआ और ये ऑर्गन सिस्टम इनकी वजह से डिवीजन ऑफ लेबर आ गया डिवीजन ऑफ लेबर ठीक है। और ये जो है ऑर्गन्स जो है डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट जो है फंक्शन जो बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड हैं उनको वो परफॉर्म कर रहे हैं तो अब आपको सोचना ये है कि जो ऑर्गन सिस्टम्स बने हैं ये किस तरह से बने तो फाइनली यहां से सेल से हैं ठीक है।
पर जो सेल्स हैं वो बेसिकली जो सेम ओरिजिन की ग्रुप्स ऑफ सेल्स ने पहले टिश्यू बनाया, ठीक है, फिर सिमिलर टिश्यूज मिलके आपके ऑर्गन बना रहे हैं, ठीक है, और फिर कई सारे ऑर्गन्स मिलके एक इंटीग्रेट करके, ठीक है, इंटीग्रेट करके आपका जो है क्या कर रहा है, ऑर्गन सिस्टम बना रहा है। ओके, तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो थोड़ा सा आगे और चीज देखते हैं हम। मैं आपको एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में थोड़ा सा ले जाऊंगा, ज्यादा नहीं ले जाऊंगा मैं आपको एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में, ठीक है, वो रिप्रोडक्शन का अपना पार्ट है। तो सपोज करो ये ओवा है और ये जो है स्पर्म है, ये दोनों जो है फ्यूज करते हैं, क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ये दोनों हैप्लॉइड स्ट्रक्चर थे, ये कैसा स्ट्रक्चर है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ठीक है, दिस इज जाइगोट। अब जाइगोट में एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट जब स्टार्ट होता है तो क्या बनता है, एम्ब्रायो बनता है, ठीक है, जाइगोट से एम्ब्रायो बन रहा है। अब एम्ब्रायो से जब आगे बनेगा तो क्या होगा, जर्म लेयर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, जर्म लेयर्स बनेंगी, उस फेज को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुलेशन, ठीक है, जर्म लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और ये जो जर्म लेयर है, कितनी जर्म लेयर बनती है यहाँ पे, एक आपका एक्टोडर्म, मैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं, ठीक है, आपको जर्म लेयर दो भी दिख सकती हैं पर फिलहाल मैं ह्यूमन को दिखा रहा हूं वहां पे, और ये मान के चलना कि मैं ह्यूमन के बारे में ही सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या बनेगा यहाँ पे, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। सबसे पहले आपका एक्टोडर्म बनता है, फिर एंडोडर्म बनता है, फिर मीजोडर्म बनता है, मीजोडर्म सबसे लास्ट में बनता है। तो ये सारी चीजें जो भी मुझे बतानी है, ठीक है, वो मैं रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में बता दूंगा, ठीक है। अब ये देखो, ये सपोज करो यहाँ पे अगर मैं सेक्शन काटूं उसका, तो सबसे अंदर की तरफ आपको क्या दिखेगी, गट दिखेगी, और ये जो गट की लाइनिंग है ना, एंडोडर्म है, ये जो गट की लाइनिंग है ये एंडोडर्म है। इसके चारों तरफ आपको क्या दिखेगा, मीजोडर्म दिखेगा, इसके चारों तरफ आपको मीजोडर्म दिखेगा, और मीजोडर्म के चारों तरफ आपको क्या दिखेगा, एक्टोडर्म। तो इसको बना दो जरा सा, को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्यों बता रहा हूं, पर अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका है सबसे बाहर की तरफ एक्टोडर्म, ये वाला जो है आपका मीजोडर्म, और सबसे इनर मोस्ट आपका एंडोडर्म। अब ध्यान दो, मैं अभी आपको बताऊंगा कि जब इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है बेसिकली टिश्यू के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और ये मैं बताऊंगा कि टिश्यू क्या है, दीज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स इसेंशियली हैव सेम ओरिजिन, मतलब उनकी ओरिजिन सेम होना मस्ट है, ठीक है, और जो फंक्शन है वो हो सकता है सेम फंक्शन भी परफॉर्म करें या डिफरेंट, बट बेटर है अगर यहाँ पे हम बोल दें कि द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव एसेंशियली सेम ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ये सारी सेल्स मिलके क्या करती हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ठीक है। तो यहां पे इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि टिश्यू कितने टाइप्स के हैं, 4 टाइप्स के टिश्यू प्रेजेंट है। जनरली हम जितने भी टिश्यू हैं उनको कितने ग्रुप में डिवाइड करते हैं, 4 ग्रुप्स में। कौन कौन से, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो ये जो टिश्यू बन रहे हैं कहां से बन रहे हैं, इन्हीं जर्म लेयर से तो बन रहे हैं, ठीक है। जब जाइगोट से एम्ब्रायो बना तो हुआ क्या, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हुई, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हुई, और फिर उनके बीच में इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ तो क्या बन गए, टिश्यू बन गए। और वो सब कहां से बन रहे हैं, इन जर्म लेयर से बन रहे हैं। तो यहां पे जो एंडोडर्म है, मैं इधर लिख लेता हूं, मेरे पास थोड़ा सा मुझे इजी हो जाएगा, ठीक है। यहां पे ये जो एंडोडर्म है ये बनाता है कौन सा टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ओनली एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। फिर ये आपका जो मीजोडर्म है
ठीक है, यहां से मैं हटा लेता हूं क्योंकि मुझे इधर लिखने में आसानी होगी, वहां स्पेस नहीं है मेरे पास। ये जो आपका मीजोडर्म है, इससे 3 टिश्यू बनते हैं। बता सकते हो कौन कौन से? एक तो एपिथेलियल टिश्यू बनता है, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू बनता है। दूसरा इससे बनता है मस्कुलर टिश्यू, जहां से मसल्स बनती हैं आपकी, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू। और तीसरा टिश्यू बनता है कनेक्टिव टिश्यू। इसलिए बताया था, मुझे इसको बताना था, ठीक है, कि जो एंडोडर्म है वहां से एपिथेलियल बन रहा है, मस्कुलर से ये टिश्यू बन रहे हैं, और एक्टोडर्म से आपके 2 टिश्यू बनते हैं। कौन कौन से? एक एपिथेलियल और दूसरा नर्वस टिश्यू। तो ध्यान में रखना, कई बार पूछ लेता है कि कौन सी जर्म लेयर से कौन सा टिश्यू बनता है, कौन से जर्म लेयर से कौन सा टिश्यू बनता है, वो क्लियर कर दिया। अब वापस आ जाओ, अब वापस यहां से हम टिश्यू की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो लिख दो यहां पे कि टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स essentially have same origin and usually अच्छा एक काम करो, रुक जाओ, एक चीज ऐड करना है मुझे, अगर यहीं पे ऐड कर देता हूं तो बेटर होगा। ग्रुप ऑफ सेल्स विद इंटर सेलुलर मैट्रिक्स। एक्चुअली ये चीज जो लिखी है वो आपके एनसीईआरटी पे लिखी हुई है, बाकी तो किसी भी डेफिनेशन देते समय नहीं देते हैं, ठीक है, पर एनसीईआरटी में चीज लिखा हुआ है तो कहीं पूछ ना ले। ध्यान रखना कि ग्रुप ऑफ सेल्स विद इंटरसेलुलर मैट्रिक्स essentially have same origin। अगर आप चाहो तो इसको इन ब्रैकेट भी ले सकते हो, ठीक है, essentially have same origin and usually perform specific or specialized function, specialized function। तो ये डेफिनेशन है, ध्यान में रखना, ठीक है। आपकी जो एनाटॉमी वाले पार्ट में जो दी हुई है डेफिनेशन प्लांट्स में, वो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे उन्होंने इंटरसेलुलर मैट्रिक्स को भी इंक्लूड किया हुआ है। ओके, अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू पे, या एक दो पॉइंट यहाँ पे लिख दो। जैसे स्टडी ऑफ टिश्यू क्या बोलते हैं? इज नोन एज हिस्टोलॉजी, ठीक है। एक होता है, या यहाँ पे ये लिख दो कि फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, नाम पता है क्या? हिस्टोजेनेसिस जानते हो? फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ, formation and development of tissue is known as histogenesis। बस इससे ज्यादा क्या करोगे, लिखोगे। आ जाओ वापस से टाइप्स ऑफ टिश्यू में। हालांकि मैंने सारे टाइप्स तो यहाँ पे बता ही दिए हैं, पर दिखाना जरूरी है इस वजह से। टाइप्स ऑफ टिश्यू, तो 4 टाइप्स के हैं। On the basis of their organization, structural organization, on the basis of their structural organization, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला
एपिथेलियल या टिश्यू या एपिथेलियम भी बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा है आपका कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा आपका मस्कुलर टिश्यू एंड लास्ट है आपका नर्वस टिश्यू। तो जितने भी टिश्यूज हैं, जितने भी एनिमल्स हैं बेसिकली, उनमें जो टिश्यूज हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया हुआ, ठीक है। अब ये जो मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू है, इनके पास में 2 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है दोनों में। कौन कौन सी? एक कंडक्टिविटी और दूसरा है कि नहीं, एक्साइटेबिलिटी। ओके, ज्यादा कुछ यहां पे नहीं लिखाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो लिखा देता हूं। इसको लिख लो, ये एपिथेलियम टिश्यू वो वाला टिश्यू है जो कि तीनों जर्म लेयर से बनता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो फॉर्म्ड बाय ऑल 3 जर्म लेयर। और ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये क्या करता है? हेल्प इन, या बोल सकते हो फॉर्म, नहीं बेटा फॉर्म नहीं, हेल्प लिखो, हेल्प इन लिंकिंग, पैकेजिंग एंड फिलिंग ऑफ टिश्यू, या फिलिंग ऑफ ऑर्गन्स लिख दो, ऑर्गन्स, ठीक है। तो वापस से आ जाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब आ गए हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। पहला एपिथेलियल टिश्यू, देखने की कोशिश करो जरा सा। मैं पहले ही बता देता हूं कि जो एपिथेलियल टिश्यू है, ये आउटर या इंटरनल लाइनिंग बनाता है बॉडी में, या तो आउटर लाइनिंग बनाता है या इंटरनल लाइनिंग। मतलब जो स्किन है हमारी, एक इस टाइप का टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू। अगर आप इंटरनली चले जाओगे तो जो गट है, गट का जो इनर लाइनिंग है वो क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरे से पिक्चर अच्छा नहीं बनता है तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। ठीक है, बता सकते हो ये जो ब्लू से मैं बना रहा हूं ये क्या है? डायाफ्राम, ठीक है। तो ये आपका डायाफ्राम है। हालांकि इस यहाँ से डायाफ्राम से कोई मतलब नहीं है, पर मैंने जस्ट आपको समझ में हो इस वजह से मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अब देखो, ये जो बाहर की तरफ ये लाइनिंग है, बाहर की तरफ ये लाइनिंग, एक ये एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। फिर अंदर की तरफ वाली ये जो लाइनिंग है, दूसरी ये एपिथेलियम टिश्यू है। तीसरा जो है क्या कहते हैं आपका, इसकी जो आउटर लाइनिंग है, इसकी, ये तीसरा, ठीक है। और फिर इसकी जो इनर लाइनिंग है, ठीक है, मैं इधर से बना देता हूं, इसकी जो इनर लाइनिंग है, ये आपको, तो ये जो है मतलब जो कवरिंग पार्ट है या अंदर से इनर लाइनिंग वाला जो पार्ट है, वो सारा का सारा आपका कहां पे प्रेजेंट होता है, मतलब कौन सा टिश्यू होता है वहां पे? एपिथेलियल टिश्यू। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो बॉडी के एक्सपोज्ड एरिया है, ठीक है, बॉडी के जो एक्सपोज्ड एरिया है, दैट आर फॉर्म बाय द एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो ये तो आपका स्किन है, ठीक है। आप मुझे ये बता सकते हो कि ये वाला पार्ट क्या है? ये, इसको क्या बोलोगे?
ये सेकंड, ये क्या है? अच्छा देखो, अगर मैं सपोज करो ह्यूमन का सेक्शन दिखा दूं बाहर से, तो ये तो स्किन होगा ना, ठीक है। इसके अंदर से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आया होगा, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आया होगा। तो ये जो बीच का स्पेस है ये क्या है? सीलोम है। ये जो बीच का स्पेस है ये सीलोम है, ठीक है। ये स्किन है, ये सीलोम की लाइनिंग है, चाहे ये वाली लाइनिंग हो चाहे ये वाली लाइनिंग हो, ये क्या है? सीलोम की लाइनिंग। इसको बोलते हैं लाइनिंग ऑफ जो सीलोम है, इसको चूंकि वो मीजोडर्म की बनी हुई है तो उसको क्या बोलते हैं? मीजोथीलियम। मीजोथीलियम, थीलियम इस वजह से क्योंकि वो एपिथेलियल टिश्यू है, और मीजो इस वजह से क्योंकि वो किससे बना हुआ है? मीजोडर्म से बना हुआ है, ठीक है। और फिर आपको मैं अगर यहाँ पे चलो आपके लिए ये बना देता हूँ, आपके लिए ये बना देता हूँ, अब ज्यादा इजी होगा समझना। ये जो दोनों लेयर हैं, ये जो दोनों लेयर हैं, ये सीलोम की लेयर है, ठीक है। क्या है ये? बेसिकली मीजोथीलियम। यहाँ पे जो ये वाली जो सेल्स है ये भी बेसिकली एपिथेलियल सेल है, बट ये गट का पार्ट है, ये गट का पार्ट है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। मैंने बताया था ना कि जो एडवांस टाइप के एनिमल्स हैं वहां पे किस तरह का प्लान होता है? बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान होता है, ठीक है। तो वो है बेसिकली, ओके। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये जो कवरिंग पार्ट है स्किन और जो इंटरनल लाइनिंग है, ठीक है, तो वो बेसिकली आपके एपिथेलियल टिश्यू है। इसको बना लो, ठीक है, इसको बना लो, ये वाले पार्ट है। इसके बाद मैं आपको वापस लेके चलता हूं कहां पे? एपिथेलियल टिश्यू में। एपिथेलियल टिश्यू में सबसे पहले लिख दो आप कि फाउंड इन एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी। जो एक्सपोज्ड पार्ट हैं, ठीक है, उन पे पाई जाती है। इफ epithelium tissue cover the body, ठीक है, तो इसको आप बोलोगे कवरिंग। फॉर एग्जाम्पल स्किन, स्किन, ठीक है। एंड इफ इट फॉर्म इंटरनल लाइनिंग, ठीक है। दोनों एक्सपोज पार्ट है कि नहीं बॉडी के? यहां पे अगर पिक्चर देखोगे तो ये भी एक्सपोज, ये भी एक्सपोज, ये भी एक्सपोज, और वो भी एक्सपोज जो फोर्थ वाला है, ठीक है। तो इसको अगर वो इंटरनल लाइनिंग बना रहा है तो इसको बोलोगे लाइनिंग, बोल देते हैं सिंपली, ठीक है, लाइनिंग। या आप वहां पे लिख सकते हैं फिर इंटरनल, इट फॉर्म इंटरनल पार्ट, लाइनिंग हटा लो, इफ इट फॉर्म इंटरनल पार्ट, ठीक है, तो ये आपका लाइनिंग कहलाएगा, ठीक है, लाइनिंग कहलाएगा। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो जैसे मीजोथीलियम, मैं आपको बता चुका हूं कि मीजोथीलियम क्या होता है। जैसे मीजोथीलियम आपका, आप वहां पे ये भी लिख सकते हो इंटरनल लाइनिंग ऑफ द गट या इनर लाइनिंग ऑफ द गट। अब आते हैं वापस से एपिथेलियल टिश्यू। अगर इस टर्म को बाहर निकाल लो आप, एपी, तो ये दो टर्म से मिलकर बना है, मतलब एपिथेलियल को आप अगर बाहर निकाल लो तो ये एपी से मिलकर बना हुआ है और थीलियोस से मिलकर बना हुआ है, थीलियोस, ठीक है। एपी मतलब होता है अपॉन और थीलियोस मतलब होता है टू ग्रो। मतलब सिंपल सा है कि ऐसे टिश्यू जो किसी और टिश्यू के ऊपर ग्रो करते हैं उनको क्या बोलोगे? एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो आप बोल सकते हो, यहां पे लिख सकते हो दोज टिश्यू which grow on other tissue, on other tissue
known as epithelial tissue. अब थोड़ी सी उधर को मैं इरेज कर दूं तो आप देखो यहाँ पे मैंने एक चीज तो आपको बता ही दिया कि ये वाले टिश्यू जो है किसी और टिश्यू के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है, उनको एपिथेलियल टिश्यू आप बोल रहे हो, नेमिंग इस तरह से है। यहाँ पे जरा सी पिक्चर देख लेते हैं, ये एक टिश्यू है, ठीक है, ये एक टिश्यू है। इस टिश्यू के ऊपर कुछ नॉन सेलुलर पार्ट है, नॉन सेलुलर पार्ट, और इस नॉन सेलुलर पार्ट के ऊपर आपका एपिथेलियल टिश्यू ग्रो कर रहा है। इस तरह से, ठीक है। बाकी आपकी जो न्यूक्लियस है वो बना दो यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है, जो ये पार्ट है, ये अदर टिश्यू है, इसको बोलते हैं अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। मतलब क्या है ये? बेसिकली यूजुअली क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो चूंकि नीचे प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलते हैं? अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। स्टार्ट में अगर आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो यूसीटी, अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू, ओके। और इस कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ये नॉन सेलुलर पार्ट है जिसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ज्यादातर टाइम में ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम में जो एपिथेलियल टिश्यू है, दिस इज द एपिथेलियल टिश्यू, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। और ये कैसी है? नॉन सेलुलर है, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन ये नॉन सेलुलर, मतलब केमिकल की बनी हुई है, सिंपल सी बात है, ठीक है, नॉन सेलुलर है। से एक चीज और याद रखना कि जो ये एपिथेलियल टिश्यू है, मतलब ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसिकली ये एपिथेलियल टिश्यू ने भी इसको सिक्रीट किया हुआ है, और अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इट इज फॉर्म बाय बोथ एपिथेलियल टिश्यू में स्टार्ट में लिख देता हूं, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, प्लस अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे देखनी है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के लिए कि ये परमिएबल है। कैसी है ये परमिएबल है। और परमिएबल होने का सिग्निफिकेंस मैं अभी आपको बताऊंगा। एक्चुअली जो एपिथेलियल टिश्यू है ये एवेस्कुलर टिश्यू, मतलब इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती है। तो अगर ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होंगी तो न्यूट्रिशन कौन देगा उसको? ठीक है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स तो है नहीं। तो ये जो अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू है, यहाँ पे खूब सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, यहां से न्यूट्रिशन जाता है वाया डिफ्यूजन, ठीक है। वाया डिफ्यूजन उनमें जो है जो एपिथेलियल टिश्यू है उनको न्यूट्रिशन मिल जाता है, या उनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है। तो आप एपिथेलियल टिश्यू में कुछ कुछ चीजें लिख दो। एवेस्कुलर टिश्यू है, एवेस्कुलर टिश्यू ऑलवेज या यूजुअली लिखो, नॉट ऑलवेज, यूजुअली प्रेजेंट अबव बेसमेंट मेम्ब्रेन। और यहां पे लिख दो आप which is usually present above underlying connective tissue, एक और चीज देखो, यहाँ पे सेल्स देख रहे हो आप, ठीक है। अब सेल्स को मैं यहाँ एक सेल से यहाँ पे मैं आपकी बना देता हूँ। ये एक एपिथेलियल सेल्स मैंने बना दी। नीचे क्या प्रेजेंट है इसके? बेसमेंट
मेम्ब्रेन, उसके नीचे आपका कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, उसके नीचे आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। तो ये वाला जो एंड है इसको बोलते हैं एपिकल एंड, और जो ये वाला एंड है, ये वाला जो एंड है उसको क्या बोलते हैं, बेसल एंड। तो याद रखना बेसल एंड तो ऑलवेज इंगेज्ड है, ठीक है, वो किसी के साथ मतलब वो कनेक्टेड है, यहाँ पे इंगेज्ड है। एपिकल एंड फ्री होता है, इसका जो एपिकल एंड है वो क्या है, फ्री है। और ये जो एपिकल एंड फ्री होने की वजह से कई बार यहाँ पे कुछ कुछ मॉडिफिकेशन आ जाते हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो प्री एंड है इसका, ये जो प्री एंड है इट मे मॉडिफाई, हो सकता सिंपल ही रह जाए, सिंपल जैसा है वो सिंपल ही रह जाए, कोई मॉडिफिकेशन ना हो सकता है यहाँ पे क्या आ जाए, माइक्रोविलाई में मॉडिफाई कर जाए, ठीक है। और हो सकता है कि यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट हो। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि कुछ कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज में, ठीक है, वो कहां पे होंगे, एपिकल पार्ट में होंगे, एपिकल एंड में होंगे। चलो आते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू में। क्या हुआ, इसको इरेज करना नहीं था, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो आप इसको जो है ब्रॉडली दो टाइप में डिवाइड कर लो। कौन कौन से, अब इतना तो आपको पता, बहुत पहले से पढ़ते आए हूं। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। एक जो पॉइंट मैंने पहले बताया था इसके कैरेक्टरिस्टिक में याद रखना कि एवेस्कुलर है वो, और एवेस्कुलर होने की वजह से जो न्यूट्रिशन है वो बेसिकली बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन से पहुंचता है, ठीक है। अच्छा, ये सिंपल एपिथेलियम टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू में डिफरेंस क्या है, ओनली सिंगल लेयर्ड है। अगर सिंगल लेयर्ड एपिथेलियल है तो उसको क्या बोलोगे, सिंपल एपिथेलियल, और अगर मोर देन वन लेयर है, फॉर्म बाय मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है, सेल्स की जो लेयर होंगी वो मोर देन वन होंगी, तो वो आपका कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होगा। अगर आप सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में फर्दर क्लासिफिकेशन देखोगे तो सिंपल जो ये है आपको यहाँ पे थ्री टाइप्स के मिलेंगे। कौन कौन से थ्री टाइप्स के मिलेंगे, एक आपको स्क्वेमस मिलेगा, स्क्वेमस, दूसरा आपको क्यूबॉइडल मिलेगा यहाँ पे, और तीसरा आपको कॉल्यूमिनर, ठीक है। तो ये सिंपल स्क्वेमस, पूरा नाम याद रखना, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। थ्री टाइप्स में आपको देखने को मिलेगा, और ये थ्री टाइप्स किस बेस पे डिवाइड किए गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, ठीक है। सेल शेप, सेल का शेप कैसा है, ठीक है, सेल का शेप कैसा है उसके बेस पे इनको डिवाइड कर दिया गया है। इसी तरह से जो आपका कंपाउंड एपिथेलिया है, कंपाउंड एपिथेलिया आपके एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है पर मैं बता देता हूं आपको यहां पे। स्ट्रेटिफाइड एक का नाम निकल रहा, ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल। अच्छा, अगर यहां पे मैं एक और चीज बता देता हूं, एनसीईआरटी ने सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बताओगे मुझे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। इनर लाइनिंग ऑफ गट,
लिख दो यहां पे ऑफ गट। वैसे तो दिमाग लगाओगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सपोज्ड एरिया है ये। आपको डक्ट्स एंड वॉल ऑफ ब्लड वेसल, और भी बहुत सारे हैं, शायद इतने ही दिए हुए हैं, वो जब इनको पढ़ोगे तो वो पता चल जाएंगे। अभी आप इतना ही लिख लो सिंपल पे। और कंपाउंड एपिथेलियम में एज यूजुअल स्किन, स्किन। इसके अलावा बता सकते हो कंपाउंड एपिथेलियम में कोई एग्जांपल? मुंह के अंदर चलो। जॉ, क्या बात है। मॉइस्ट लाइनिंग है जो आपका, क्या बोलोगे, बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स, ठीक है, लिख दो आप लाइनिंग, या मॉइस्ट लाइनिंग ही लिख दो पूरा, मॉइस्ट लाइनिंग ऑफ बक्कल कैविटी। एक्चुअली जरूरी इस वजह से है क्योंकि कई बार हो सकता है डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन बना दे, क्योंकि उन्होंने तो लिख रखा हुआ है ना फेरिंग्स, स्किन, ड्राई स्किन के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अगर वो एक्चुअली स्ट्रेटिफाइड में दो होते हैं, केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड, ठीक है। तो जो केराटिनाइज्ड है वहां पे डेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वो स्किन में है, और नॉन केराटिनाइज्ड जो होती है वहां पे डेड सेल नहीं प्रेजेंट होती हैं, वो लिविंग होती हैं, वो आपका बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स में होगा। आते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, देखो स्क्वेमस नाम ही बता रहा है, ठीक है, नाम ही बता रहा है स्क्वेमस आपको। तो यहां पे अगर मैं सेम चीज, ये आपका अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू है, ओके, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन आप एज्यूम कर लेना, तो बनाऊंगा नहीं, एज्यूम कर लेना आप, ठीक है। यहां पे कुछ इस तरह से सेल्स देखने को मिलेंगी, बाहर से तो आपको एटलीस्ट ऐसे ही नजर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको इस तरह से सेल्स नजर आए, वो न्यूक्लियस नजर आएगा उसका। अगर इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं यहाँ पे पिक्चर, कोशिश करूं मैं अगर इसका 3 डायमेंशनल पिक्चर दिखाने की, इस तरह से कुछ सेल्स देखने को मिलेंगी। ओके, इतना ही जानो आप लोग, ये बनाने का पर्पज मेरा सिर्फ यही था, ये जो सेल्स दिख रही हैं आपको, ये फ्लैटेंड सेल्स हैं, फ्लैटेंड सेल्स विद इररेगुलर बाउंड्रीज। आप एनसीईआरटी में देखोगे तो ये दिया हुआ है, ठीक है। ये जो आपकी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का जो शेप है, शेप कैसा है, सिंपल एपिथेलियम सेल का शेप कैसा है, फ्लैटेंड सेल्स हैं, फ्लैटेंड सेल्स विद इररेगुलर बाउंड्री, इररेगुलर बाउंड्रीज, इररेगुलर बाउंड्रीज के साथ में इस तरह के सेल्स आपको दिखेंगी, ठीक है। आप यहां पे एक और चीज लिख दो, जनरली
found in that part of the body where smooth surface required, smooth surface required, और एक और चीज है डिफ्यूजन की जहां पे जरूरत पड़ती है, और वेयर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड। कोई ऐसा प्लेस बता सकते हो? जैसे ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये मैं यहाँ पे आपका ब्लड वेसल्स बना देता हूँ, इसकी जो इनर लाइनिंग है, ठीक है, अगर ये स्मूथ होगा तो जो ब्लड का फ्लो है वो इजी होगा, ठीक है। दूसरा क्या कहते हैं, जैसे जहां पे डिफ्यूजन होना, इन्हीं का एग्जांपल ले लो, ठीक है, इनके थ्रू डिफ्यूजन हो रहा होता है, ठीक है, ब्लड कैसे पास होता है, ठीक है, इन्हीं के थ्रू होता है। या एल्वलाई ले लो, आप एल्वलाई ले लो, ठीक है, तो एल्वलाई में जहां पे गैसेस एक्सचेंज होता है वो, ठीक है, और इसमें एक्चुअली दो टाइप की एल्वलाई होती हैं, टाइप 1 टाइप 2 एल्वलाई, ठीक है, तो मैं टाइप 1 की बात कर रहा हूँ, टाइप 2 की नहीं, टाइप 2 कॉलमनर टाइप की है, ठीक है, उनका दूसरा सिग्निफिकेंस है, वो वहां पे देखेंगे, ठीक है, वो वहां पे देखेंगे। तो ये आपको जो है फ्लैटन सेल्स है विद इरेगुलर बाउंड्री, यूनिवर्सल, सॉरी आपके एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझने में आसान हो, हर चीज को रटना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है, तो अगर नहीं याद है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कि जहां पे जो है आपका या तो स्मूथ सरफेस रिक्वायर्ड हो या एक्सचेंज होना हो। डिफ्यूजन होता है कि नहीं, यहाँ पे डिफ्यूजन होता है कि नहीं, ठीक है, तो वो एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसके। और एक और चीज ध्यान देना, मैं अभी अभी मैंने कुछ बोला था कि एपिकल एंड है उसका बेसल एंड है, ठीक है, तो बेसल एंड तो इसका इंगेज है, एपिकल एंड में कई बार मॉडिफिकेशन नजर आते हैं। तो चूंकि इनका साइज ही बहुत छोटा है, फ्लैट सेल्स है, इनकी थिकनेस बहुत छोटी है, तभी तो डिफ्यूजन के काम में आ रही है, ठीक है, तो इनका जो ऊपर वाला एंड है वहां पे जनरली मॉडिफिकेशन आपको नहीं ही दिखता है। सबसे ज्यादा मॉडिफिकेशन दिखेगा आपको कॉलमनर में, जिसकी जो हाइट है वो काफी ज्यादा है, ठीक है, या थोड़ा बहुत आपको क्यूबॉइडल में दिख जाएगा। इसमें कभी भी आपको इसके एपिकल एंड आपको में मॉडिफिकेशन इसके एपिकल एंड में नजर नहीं आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, फिलहाल इसका एग्जाम्पल देख लो। मुझे याद नहीं आ रहा, तुम लोग बताओ। चलो मेसोथेलियम लिखो पहले, मेसोथेलियम, मेसोथेलियम कहां पे प्रेजेंट है, सीलोम की लाइनिंग, ठीक है। एंडोथेलियम लिख दो, एंडोथेलियम, ठीक है। और लिखना चाहते हो जो इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट है कि नहीं,